नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एपीआई 570 के सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ऑलरेडी पार्ट 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पार्ट 00, जिसमें इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं बताया था कि एपीआई 570 जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन सा बुक्स रेफर करना पड़ेगा और क्या क्या कोड को पढ़ना पड़ेगा, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आएंगे, ओपन बुक और क्लोज बुक क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये है पार्ट 14 एपीआई 577 रिगार्डिंग द वर्ल्डिंग। लास्ट पार्ट में हम लोग 577 का पहला हाफ पढ़े थे। इस बार हम लोग रेस्ट ऑफ द 577 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद और दो स्लाइड आएगा 571 डैमेज मैकेनिज्म। तो डैमेज मैकेनिज्म में पॉसिबल डैमेज क्या क्या होते हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, पॉसिबल कॉजेस क्या है, वो दोनों पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी पार्ट 15, 16 एंड 17 पार्ट 14 हो गया, बाद में 15 एंड 16 और दो पार्ट आएंगे। सो टोटल बाय पार्ट 16 we will complete all the part regarding API 570. So who is preparing for who is preparing for 570 if they follow from the part 00 till part 16, I strongly believe they don't need to spend their money to go to any training institute to learn about 570. They can read it, they can watch the videos, they can make notes, and by doing this, I am pretty sure 100% you can crack the exam. No need to spend your money. So, दोस्तों चलिए शुरू करते हैं API 570 पार्ट 14, API 577 second and last part of API 577. Then rest next two part will be 571 damage mechanism. After that API 570 course will be completely done. Okay. तो व्हाट इज वेल्डिंग प्रोसीजर? सो क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग फैब्रिकेशन। हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़े थे व्हाट इज डब्ल्यूपीएस, ओके, पीक्यूआर एंड डब्ल्यूक्यूटी, उसका डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे। उसके एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सप्लीमेंट्री, एसेंशियल वेरिएबल के बारे में पढ़े थे। बाद में कुछ वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़े थे, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में पढ़े थे। तो वो सब चीज क्या होता है, आपको क्लोज बुक में कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और हम लोग उसका क्या क्या फिलर वर्ड यूज होता है, फिलर वर्ड का डेजिग्नेशन क्या है, वो डेजिग्नेशन के हिसाब से हर एक फिलर वर्ड का नाम E71T1, व्हाट E स्टैंड्स फॉर, व्हाट 7 स्टैंड्स फॉर, व्हाट 1 स्टैंड्स फॉर, व्हाट T स्टैंड्स फॉर, all those things we read it in the last slides. So we can expect 3 to 4 questions or maximum 5 questions from API 577, and all these questions will be closed book. So अभी हम लोग लास्ट में वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़े थे, अभी वेल्डिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेल्डिंग प्रोसीजर के बारे में ये क्या बता रहा है, क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग फैब्रिकेशन एंड रिपेयर ऑफ प्रेशर वेसल्स, पाइपिंग एंड टैंक्स। दे डिटेल द स्टेप्स नेसेसरी टू मेक स्पेसिफिक वेल्ड एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ रिटन डिस्क्रिप्शन, detail of the weld joint and welding process variables, and test data to demonstrate the procedure weldments that meet design requirements. तो welding procedure वो होता है जिसमें डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए और वेरिएबल्स क्या क्या यूज करना पड़ेगा, by which we can get a weld metal which is defect free. Okay, so that is the welding procedure. Welding procedure required by SME section 9 will include a written welding procedure WPS, PQR, that's the procedure qualification record. So the WPS provide direction to the welder while making production weld to ASME code requirement. Okay, ASME, American Society of Mechanical Engineers, and the PQR is a record of welding data and variables used to weld a test coupon and the test results used to qualify the welding procedure. So पहले PQR बनता है, पहले एक प्रिलिमिनरी डब्ल्यूपीएस बनाया जाता है, बाद में पीक्यूआर बनता है। पीक्यूआर बनने के बाद हम लोग कुछ मैकेनिकल टेस्ट उसमें करते हैं फ्रॉम अप्रूव्ड लैबोरेटरी। वो टेस्टिंग होने के बाद जब वो एक्सेप्टेड होता है, देन वी मेक ए डब्ल्यूपीएस, वी राइट ए डब्ल्यूपीएस बेस्ड ऑन द पीक्यूआर। लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े थे, बाय कंबाइनिंग different WPS we can make a PQR, and by combining different PQR we can make a
WPS। ओके, तो उसी हिसाब से क्या किया जाता है, जब PQR बन जाता है, PQR से हम लोग WPS डिफरेंट डिफरेंट WPS बनाते हैं और उसको प्रोडक्शन वर्ल्ड में यूज करने के लिए बोलते हैं। बट WPS एंड WQT देयर इज ए वॉल इन बिटवीन दैट वन, सो वी शुड नॉट मिक्स WPS and WQT। WPS is a separate part where we are able to know how, what are the parameters we have to use to make a weld acceptable, and WQT is a purpose of a welder. Okay, so how the welder is capable of doing a welding, that depends upon the WQT. There is no relation with WPS, PQR and WQT. WPS and PQR are related, but WQT is separate. सो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन WPS ASME। अगर आप ASME सेक्शन 9 का स्लाइड मेरे पढ़े होंगे तो उसमें मैं इस WPS PQR के बारे में, उसका एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल क्या है उसको डिटेल में बताऊं। उसको छोड़ के भी आप अगर मेरे पुराने वीडियो में जाओगे तब आपको WPS PQR और WQT के बारे में, उसका एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल के बारे में उसमें मैं विस्तार में बताया हूं। तो आपको उसमें अगर डिटेल नॉलेज पाना है आप जाके उधर चेक कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको खाली API 570 क्रैक करना है, then only you have to watch all these videos and make notes so that you will get possible questions which is coming in API 570. So welding procedure specification WPS ASME section 9 requires each manufacturer and contractor to develop welding procedure. कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर है, कोई बॉयलर बना रहा है, कोई टैंक्स बना रहा है, कोई प्रेशर वेसल बना रहा है, कोई अपना पाइपिंग का काम कर रहा है, दे हैव टू डेवलप देयर ओन वेल्डिंग प्रोसीजर्स विद देयर ओन कंपनी नेम ऑन दिस WPS। इट शुड रिफ्लेक्ट WPS और PQR के ऊपर कंपनी नाम रहना बहुत जरूरी है। इसलिए लास्ट टाइम मैं एक लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि आपको अगर कोई चेंज करना है, आपको ओनरशिप चेंज करना है, देन यू हैव टू change the ownership name also in the WPS. Okay, the completed WPS for a welding process address all essential, non-essential और supplementary essential. Essential में क्या बोला था, if changes then need requalification. Non-essential requalification का जरूरत नहीं है। Non-essential का क्या एग्जांपल क्या था, कोई इलेक्ट्रोड डाया है, इट इज ए नॉन एसेंशियल। सप्लीमेंट्री एसेंशियल कब आता है, जब इम्पैक्ट टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है, when there is a impact testing required by a owner or user, then all the supplementary essential variable become essential variable. That means if you change those essential variables, you need to requalify the procedure again. So essential variable affect the mechanical properties. Essential property क्या है, बेस मेटल। अगर बेस मेटल P1 से P2 को चेंज हो गए, P2 से P3 को चेंज हो गए, then the mechanical properties will be changed. So if they changed beyond what the reference code paragraph allows for the code, the WPS must be requalified. अगर essential variable change हो रहा है, then the WPS must be requalified. Non-essential variable do not affect the mechanical properties. इलेक्ट्रोड डाया क्या इफेक्ट करता है, जॉइंट डिजाइन क्या इफेक्ट करता है, कुछ नहीं करता है। तो those are called non-essential variables. For non-essential variables we no need to requalify the procedure again, but supplementary essential variables when specified by the end user or owner, इसमें क्या होता है, whenever there is a impact test is required, toughness, okay, impact test toughness is required, at that time all supplementary essential variable become essential variables. So what are the type of essential variables? The WPS should contains as a code requirement the following information as a minimum. Process, which process you are using, SMAW, GTAW, FCAW, GMAW, PAW, SW, what are the process you are using? Base metal, P1, P2, P3, P4, filler metal, F1, F2, F3, which you are using? Welding current, which welding current you are using? DC, EN, DC, EP, welding position, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, which position? These are all essential variables. Shielding gas is an essential variables because shielding gas, sometimes you are using argon, sometimes you are using helium, sometimes you are using CO2. So based on the shielding gas, the mechanical properties changed. That's why shielding gas is an essential variable. So when these variables are changed, you have to requalify the WPS.
So other requirements, the WPS should also reference to supporting PQR. PQR में जो रहेगा, एक बार PQR बनने के बाद उसका मैकेनिकल टेस्टिंग होने के बाद क्या क्या मैकेनिकल टेस्टिंग होते हैं, टेंसाइल टेस्ट होता है, इलंगेशन टेस्ट होता है, बेंड टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होने के बाद अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं, उसका जो इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्शन अगर विद इन लिमिट रहता है, देन वी एक्सेप्ट दैट PQR, एंड आफ्टर मेकिंग अप्रूवल ऑफ द PQR वी हैव टू राइट द WPS accordingly. In addition, the construction code or company specification can impose specific requirement related to service of the equipment and piping. This can include toughness of the base metal, limitation of welding process, limitations of filler metals and fluxes, critical joint geometries, limitations of preheat, limitations of PWST post-weld heat treatment, and limitation of weld metal hardness and other chemical compositions. प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड PQR किसको बोलते हैं? PQR records the essential and non-essential variables. There is a question last time also I told you. You have to remember this. In PQR, you will only find essential and non-essential. Supplementary essential variable you will not find in the PQR, but in WPS you will find essential and supplementary essential. Non-essential variable you will not find in the WPS. There is a question must you have to remember. Record the non-essential variables used during the welding of the test coupon. Mechanical tests are required to qualify the welding procedure. Then test sample selection and testing requirement defined in SME section 9. Typically they will include tension test determined by ultimate tensile strength of the group weld, guided bend test. What are the tests usually we do? Okay, मैं आपको जैसे बताया. It does not need to be available to the welder. PQR welder को available करने का जरूरत नहीं है. welder को क्या क्या चाहिए? WPS चाहिए. वो WPS देख के welding कर सकता है. One PQR may support several WPS, and one WPS may be qualified by more than one PQR within the limitation of the code. This is a question. You have to remember. API 570 में question इसका आता है. So reviewing WPS and PQR, you will find a open book exam. Okay. ओपन बुक में आपको WPS और PQR को एक रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा. उसमें क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हैं, आपको उधर आइडेंटिफाई करके लिखना है. Inspectors shall review the WPS and PQR to verify they are acceptable for the welding to be done. While there are many ways to review a welding procedure, the most effective one utilizes a systematic approach that assures a complete and thorough review of WPS PQR to verify that all section 9 and construction and repair code requirements have been satisfied. अगर आप कोई WPS और PQR बना रहे हो, then you should follow ASME section 9. Okay. वेल्डर, वेल्डिंग ऑपरेटर, ब्राजर, ब्राजिंग ऑपरेटर एंड प्लास्टिक वेल्डिंग क्वालिफिकेशन. ओके, उसी हिसाब से आप उसको बना के ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ WPS एंड PQR शुड सेटिस्फाई ASME सेक्शन 9 के हिसाब से बनना चाहिए. ASME सेक्शन 9 में जो जो रिक्वायरमेंट लिखा है, आप जो WPS और PQR बना रहे हो, दैट शुड बी एज पर रेफरिंग ASME सेक्शन 9. आप कोई दूसरा कोड नहीं फॉलो कर सकते हो. रेफर ASME सेक्शन 9, वट एवर रिटन देयर, प्रिपेयर ए प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू दैट ASME सेक्शन 9. ओके, P नंबर, F नंबर, उसके बारे में हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े थे. P नंबर क्या है? दिस इज द बेस मेटल आर असाइन्ड फॉर P नंबर ऑफ ASME सेक्शन 9 टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एंड F नंबर फॉर द फिलर मेटल. ओके, AWS classification of filler metal, similarly they do it, okay, to reduce the number of filler wires to be used. मान लीजिए कोई सिमिलर फिलर वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस मेटल के लिए. उसके लिए हमको एक ही फिलर मेटल का अगर हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो फिलर मेटल रेंज में जितना भी मटेरियल आ रहा है, वो फिलर मेटल में हम लोग उसको वेल्डिंग कर सकते हैं. उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है. ए नंबर क्या होता है? ये होता है आपका केमिकल कंपोजिशन. किसका? टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, स्टील एंड स्टील एलॉय फिलर मेटल आल्सो ग्रुप्ड इनटू ए नंबर. द ए नंबर इज द केमिकल कंपोजिशन डिपॉजिटेड बाय द वेल्ड मेटल. ओके, उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसको ए नंबर बोला जाता है. Filler metal selection. Inspector should verify the filler metal selection is appropriate for the base metal being welded. Some considered in selections include chemical composition, tensile strength, dilution, okay, hardenability, susceptibility, corrosion resistance,
ओके, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर डूइंग ए फिलर मेटल सिलेक्शन। मान लीजिए कोई स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, उसके साथ आपको स्टेनलेस स्टील का मटेरियल को ज्वाइन करना है। मान लीजिए कोई डुप्लेक्स है, duplex to duplex. So duplex to duplex, you have to find out what is the chemical composition of the duplex, what is the strength of duplex. You cannot use a duplex filler wire for a super duplex pipe. You cannot use a austenitic stainless steel filler wire for a duplex pipe. So that is what he is telling. You have to find out the chemical composition, the hardenability, the corrosive resistance, tensile strength. Then only you have to select the filler wire accordingly. सो कंज्यूमल स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कंज्यूमल को स्टोर कैसे किया जाता है? वेल्डिंग कंज्यूमल स्टोरेज एंड हैंडल गाइडलाइन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कंज्यूमल मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरर जो जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी हिसाब से आपको कंज्यूमल को स्टोर करना है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड लाए हैं, इलेक्ट्रोड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यूजुअली क्या करता है मैन्युफैक्चरर, उसको हेर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में बेचता है जहां पर एयर टाइट बैग रहते हैं। अगर आप उसको खोलते हो तो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है यूज इट विद इन 6 आवर और 8 आवर्स। आइदर मैन्युफैक्चरर रेकमेंड करता है इसको खोलने के बाद आपको बेकिंग करना पड़ेगा, 240 टू 360 डिग्री में बेकिंग करना पड़ेगा, बाद में 120 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको होल्डिंग टेम्परेचर में डालना पड़ेगा। आप मैक्सिमम उसको 2 बार बेकिंग कर सकते हो। सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन यूजुअली बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फीलर वेयर। सो कवर्ड इलेक्ट्रोड्स exposed to moisture can become unstable due to moisture pickup by the coating. Particulars susceptible to moisture pickup and coating of non-low hydrogen electron and stainless steel electrodes. Moisture can be source of hydrogen. To reduce exposure to moisture, welding consumables should be stored in warm holding ovens after they have been removed from the manufacturer packaging. Low hydrogen electrodes should be stored separately from other type of electrode with higher hydrogen content. Usually कभी भी आपका जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो इलेक्ट्रोड में लो हाइड्रोजन कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर लो हाइड्रोजन कंटेंट नहीं होगा, अगर आप वो इलेक्ट्रोड को यूज करोगे, देन देयर इज ए हाई चांस दैट हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, दैट इज ए डिफेक्ट which can come to the weld metal. Some welding consumables that are slightly damp can be reconditioned by baking. Okay, अगर कुछ damp electrode है, moisture लगा हुआ है, तो उसको हम लोग को baking करना पड़ेगा. From somewhere it is 250 to 370 degrees centigrade. So that's what I say. There is a recommendation. We have to follow the recommendations. Okay. Oven should be heated by electrical means and have automatic heat control. And must be, all ovens should be calibrated. That is most. So ovens should also be used for electrode storage, and using them for food storage or cooking should cause the electrode coating to absorb moisture. Any electrode or flux that have become wet should be discarded. So welder qualification generally welder qualification is to establish the welder ability to deposit sound weld metal similar to welding procedures. Qualification, this selection of reflects the parameter in SM section 9. Responsibility typically restricted to the contractor or manufacturers and can be delegated to another organizations. However, some code B31.3 may modify this rule. So welder performance qualification कैसे बनता है? QW350 में उसके बारे में बताया गया है कैसे करना है, उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन का वेल्डर कैसे किया जाता है. Change of any essential variable listed in the welding process requires the welder to re-qualify for the process. Essential variable क्या रहते हैं welder का? Diameter, thickness, base metal, filler metal, okay, backing, all these are essential variable for a welder. So QW352 to 357 in ASME section 9 lists the essential variable and a reference code paragraph for different welding processes. Okay, the variable group addressed are joints, base metal, filler metal, position, gas and electrical characteristics. The record of WPQ test include all the essential variable, the type and test results and the range qualified. Mechanical test performed on welder qualification test coupon are defined in SM section 9 QW452 for type and number required. If radiographic exam is required, तो इसमें दिखाया गया है आपको वेल्डर क्वालिफिकेशन करने के टाइम में क्या क्या लिमिटेशंस रहते हैं, उसका एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल क्या क्या रहते हैं, और जब हम लोग उसका रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस वेरिएबल क्या क्या रहेंगे.
Non-destructive examinations. Non-destructive examination is defined as those inspection methods which allow material to be examined without changing or destroying their usefulness. So the name says by itself, non-destructive. We have to don't have to break the material to see what is inside. Without breaking the material, by following some special methods, if you check the metal and confirm that there is not any imperfections or defects inside the metal, then we call those process as non-destructive testing. So what are those non-destructive testing? Visual testing, magnetic particle testing, wet fluorescent magnetic particle testing, liquid penetrant testing, leak testing, eddy current testing, radiographic testing, ultrasonic testing, alternative current field measurement testing. So all these tests in which you no need to break the whirlpool or break the material, and by using some technical instruments you can find out whether these materials are free from defects or free from imperfections. So इसमें मैं कुछ कॉमन डिसकंटिन्यूटीज के बारे में लिखा हूं और डिसकंटिन्यूटीज को कैसे हम लोग कौन सा मेथड में चेक कर सकते हैं उसके बारे में इधर डिस्क्राइब किया गया है. Material identification. Okay. During welding inspection, the inspection may need to verify the conformance of the base metal and filler metal chemistries with the selected and specified alloy materials. This may include reviewing the certified mill test reports, reviewing stamp and marking of the component, or require PMI testing. PMI क्या है? Positive Material Identification. Guideline of the material control and verification are outlined in API RP 578. 578 के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे. Visual examination is the most extensive use ND method in welds. आपको visual examination में एक क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको याद रखना है. क्या है? Direct visual examination is conducted when access is sufficient to place the eye within 6 to 24 inch. Okay. 6 to 24 इंच के अंदर में आपको विजुअल एग्जामिन करना है which is equal to 150 mm to 600 mm of the surface to be examined and the angle not less. You have to remember, क्योंकि उसमें जो आता है ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में यूजुअली रहेगा not more, not less, equal. So you have to remember the exact word not less than 30 degree of the surface. Okay. So to make you confuse, usually what they do, 6 inch to 24 inch of the surface to be examined and at an angle equal to 30, greater than 30, not less than 30. So you have to remember not less than 30. That is very important. Okay, you will 100% get a question in APA 570 from this one. I saw this question many times. So, remote visual examination may be substituted for direct examinations. Remote examinations may be used at such as telescope, borescope, fiberscope, camera, borescope, endoscope, telescope. इसके बारे में शायद आपको पता होगा. ठीक है. ऐसे में सेक्शन 5 आर्टिकल 9 लिस्ट रिक्वायर फॉर द विजुअल एक्जामिनेशन. विजुअल एक्जामिनेशन के लिए आपको कितना लाइटिंग चाहिए? 100 फुट कैंडल्स, दैट इज 1000 लॉक्स. 1000 लॉक्स मिनिमम चाहिए. ओके. उससे कम होगा तो आप विजुअल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे कम लाइट रहेगा तो आपको डिफेक्ट दिखाई नहीं देगा. तो उसका कमती पावर में अगर आप चेक कर रहे हो, इट इज यूजलेस. एंड द पर्सन हु इज डूइंग द एग्जामिनेशन, हु इज डूइंग द टेस्टिंग, हिज आईज मस्ट बी टेस्टेड एनुअली. ही मस्ट हैव ए annual visual checkup of Jaeger 1, J1 type eye vision test, and he should be free from color blindness too. Okay, for visual testing. So magnetic particle testing, magnetic particle examination is effective in locating surface or near surface discontinuity. Magnetic particle testing surface में होता है, near surface में होता है. near surface से maximum 4 to 6 mm, उससे नीचे तक, उससे 6 mm से नीचे होगा तो आपको डिफेक्ट नहीं मिल सकता है. ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर काम नहीं करेगा. It is most commonly used to evaluate weld joint surface, intermediate checks of the weld layers, back gouged surface and complete welds. Typical type of discontinuity that can be detected including cracks, laminations, laps and seams. आपको lamination, best you can find out lamination in UT. Okay, ultrasound you will find the laminations. Magnetic particle you can find the laminations but not much. But
MT is mostly used for laps and cracks. If there is a crack underneath 4 mm below, you can find it in MT. Typically, two inspections are performed, one parallel to the weld and one across to the weld. वन पैरेलल और वन एक्रोस क्यों किया जाता है? क्योंकि कंफर्म करने के लिए कि इंडिकेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो दिशा में जाएगा उसको परपेंडिकुलर करके कोई डिफेक्ट रहेगा तो वही वाला डिफेक्ट ही हमको विजुअलाइज हो पाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल करके कोई डिफेक्ट है तब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट नहीं होगा और उसमें फ्लक्स जमा नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में पैरेलल और एक्रोस करके हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एडेड सेंसिटिविटी ए फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेक्निक मस्ट बी यूज्ड। फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जब हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हमको डार्क रूम का जरूरत पड़ता है चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्लोरोसेंस अगर आप डालोगे आपको यूवी के नीचे चेक करना पड़ेगा, उसके लिए डार्क रूम चाहिए। एक क्वेश्चन था, अगर कोई इंस्पेक्टर चेक करने के लिए डार्क रूम में आ रहा है तो तुरंत चेक कर सकता है क्या? नो, ही हैज टू वेट 5 मिनट्स इनसाइड द डार्क रूम बिफोर गोइंग टू इवैल्यूएट द फिल्म। ओके, वो इमीडिएटली बाहर से आकर चेक नहीं कर सकता, उसको डार्क रूम में 5 मिनट रहना पड़ेगा, बाद में वो चेक कर सकता है। Alternating current field measurement, a ACFM technique is electromagnetic non-conducting technique that is to detect the size surface breaking defect in a range different material and through coating of varying thickness. Okay, कितना डिग्री में कहाँ पर टेस्ट कर सकता है उसमें इधर मेंशन किया गया है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग्स LPT, LPT में क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं? अप टू 52 डिग्री तक हम लोग टेस्ट करते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट में हम लोग 3 तरह का है, सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफायर। आप इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाओ, उसमें पीटी के बारे में मैं पूरा एक स्लाइड बनाया हूं, उधर आप देख के उसमें विस्तार में समझ सकते हो। सिमिलरली एडी करंट टेस्टिंग कैसे किया जाता है? एडी करंट इंस्पेक्शन यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस डिसकंटिन्यूटी एंड इन सम केसेस सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी इन ट्यूबिंग, पाइप, वायर, रॉड, बार स्टॉक्स एटसेट्रा. ET has limited use in weld inspections. Eddy current can be used as quick rest to ensure that the component being joined during welding have the same material properties. ठीक है। Similarly, radiographic inspection कैसे होता है? RT is a volumetric examination method capable of examining the entire specimen rather than just the surface. RT और UT both are volumetric. ठीक है। It is a historical approach to examine completed welds for the surface and subsurface discontinuities. The method used the change in absorption of radiation by solid metal and in an area of the discontinuity. The radiation transmitted reacts with the film, a latent image is captured, and when the film is processed, creates a permanent image of the weld. So that is called radiographic inspection. IQI यूज किया जाता है, उसको पेनिट्रामीटर बोलते हैं। पेनिट्रामीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? The penetrometer is used to check the sensitivity of the radiograph. The sensitivity has a range, so if the sensitivity falls within that range, then only we can check the radiograph. Neither if the sensitivity goes higher or lower, that means most of the defects is not visualized. So no, it's useless to check the radiograph film. Okay, first check the sensitivity, and if the sensitivity is within the range, then only go for interpretation of the radiographic film. So radiographic film class 1, 2 are acceptable for use. The film is required to be a sufficient length of width, allow minimum of 25 mm. इसमें क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि रेडियोग्राफिक फिल्म का साइज कितना होना चाहिए, रेडियोग्राफिक सोर्स क्या क्या आप यूज कर सकते हो, इरिडियम, कोबाल्ट, हाँ, ये सब उसका साइज कितना रहते हैं, उसमें पेनिट्रेशन कैपेसिटी कितना रहते हैं, उसके बारे में ब्रीफली इधर मेंशन किया गया है। फिल्म प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? एक्सपोज्ड फिल्म कैन नाइदर बी हैंड प्रोसेस्ड और इन द एग्जामिनर मे बी एन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। हैंड प्रोसेस भी आप कर सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक भी प्रोसेसर आ रहे हैं जिसमें आप फिल्म डेवलप कर सकते हो, उसको बोलते हैं डेवलपिंग ऑफ ए फिल्म। ओके, सरफेस प्रिपरेशन क्या क्या किया जाता है रेडियोग्राफी के टाइम में? सरफेस प्रिपरेशन के टाइम में यू शुड मेक श्योर द सरफेस इज क्लीन, देयर इज नो डिफेक्ट, no debris or no foreign metal is accumulated on this area where the radiographic testing will be done, because that may create some false indications. ठीक है,
So radiographic indications, the indications information on all radiographs should be plainly and permanently produced, traceable to contact, manufacture, date and to component, weld or weld seam or part numbers as appropriate and will not obscure any area of interest. रेडियोग्राफिक टेक्निक क्या क्या है? रेडियोग्राफिक टेक्निक बहुत तरह का है. सिंगल वॉल टेक्निक, सिंगल वॉल व्यूइंग, डबल वॉल टेक्निक. डबल वॉल टेक्निक, this is a question usually it comes. Double wall technique for OD less than or equal to 3.5 inch. Okay, double wall, double image. So facility of viewing, quality of radiographs and radiographic density. Radiographic density में आपको एक क्वेश्चन आता है, एक्सरे का डेंसिटी कितना होना चाहिए और गामा रे का कितना होना चाहिए. Always you have to remember the X-ray density should be 1.8 to 4 and gamma ray is 2 to 4. Gamma 2 to 4 and X-ray 1.8 to 4. Excessive backscatter. Backscatter का एक आता है, ये मस्ट क्वेश्चन है. A lead letter B with a minimum dimension of half inch 12.7 mm and 1.5 mm thickness is typically attached to the back of each film holder. इसका thickness आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. If a light image of the B appears, this one you have to image. Light image अगर B का आया, okay, in any radiograph of a darker background, protection from the scatter radiation will be considered insufficient and the radiograph will be considered as unacceptable. Lighter image नहीं आना चाहिए. हमको कब हम लोग accept करेंगे? A dark image of the B on the lighter background is not cause of rejection of the radiograph. So we will always accept a dark image of the B on the lighter background is always acceptable and the size will be half inch. Minimum dimension is half inch and the thickness is 1.5 mm or 1 by 16 inch and a lead letter of B is always used. Okay. Ultrasonic inspection UT. UT is capable of detecting surface and subsurface discontinuity. A beam of sound in the ultrasonic frequency range greater than 20,000 cycles per second travels a straight line through the metal and reflects from an interface. तो क्या किया जाता है, साउंड वेव को एक मेटल के अंदर पुश किया जाता है, जहां तक कोई इम्परफेक्शंस नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, साउंड वेव लास्ट तक ट्रैवल करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है. दैट मीन्स इट गिव्स ए फुल इको. It goes to the down, then again reflect back and reach to the top side. उसको साउंड वेव को भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोब्स यूज करते हैं. तो प्रोब्स में क्या होता है, साउंड वेव नीचे तक जाता है और ऊपर में आता है. मान लीजिए उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स है, कोई डिसकंटिन्यूटी है, तो साउंड वेव क्या हो जाता है, वहां पर ब्रेक हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द डाउन, इट ब्रेक somewhere in the middle and it gives a signal. That means there is an imperfection in between that one. So ultrasonic testing works on sound wave. A scan, B scan और C scan, तीन तरह का स्कैनिंग आते हैं यूटी में. वो क्या क्या है? A scan is shown in the most common display. It shows the response length of the path of sound wave and gives a position of the probe. The x-axis right represent the time of flight and indicates the depth of the discontinuity or back wall thickness. ठीक है? X, Y. X-axis shows represent the time of flight. Okay? The Y-axis allows the amplitude of the reflected signals. Y दिखाता है reflected signals का amplitude कितना है. Okay? It comes in a two-dimensional view and we call it a scan. B scan shows a cross-sectional view. B scan में हमको क्रॉस सेक्शनल व्यू आता है. इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर A, B, C. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? The horizontal axis left relates to the position of the probe as it moves along the surface of the object and provide information as the related location of the discontinuity. Echo amplitude is usually indicated by the color or grayscale intensity of echo indications. C scan display shows a plan view. Okay. Plan view means it's a three-dimensional top view, okay, top view of the test object. The image is produced by mechanically or electronically scanning in any XY plane the X and Y axis from the coordinate system that indicates probe and discontinuity position. Okay, आपको usually A, B और C scanning के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं.
So what is D-scan? D-scan shows a through thickness view allowing cross section of the object perpendicular to the scanning surface to the projection of the beam axis to the scanning surface. So what is automatic ultrasonic testing? Volumetric inspection of weld may be performed using one of the three automated ultrasonic weld inspection technique is called automated ultrasonic testings. What are these three techniques? Pulse echo zoned inspection, pulse echo raster scanning, and time of flight diffraction, TOFD. TOFD is very much popular nowadays. TOFD, time of flight diffraction. Harness testing. Harness testing of weld metal and HZ is often required to assure the welding process and any PWST resulting in any acceptably soft results. तो हार्नेस टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, जहां पर ज्यादा वेल्डिंग या कोई मैकेनिकल या कोई थर्मल काम किया जाता है वहां पर हार्डनेस बढ़ने का चांस रहता है। तो उसी हिसाब से हर कोड में थिकनेस और मटेरियल कंपोजिशन के हिसाब से रेकमेंड किया गया है कि आपको कब पीडब्ल्यूएसटी करना है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट कब करना है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो देन यू रिलीज द रेसिडुअल स्ट्रेस, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। प्रेशर एंड लीक टेस्टिंग। प्रेशर लीक टेस्टिंग क्या किया जाता है, where a hydrostatic or pneumatic pressure test is required, the inspector shall adopt code and specification requirement relevant to vessels of piping. API standards 510 and 570, 574, B31.3 pressure piping, process piping provide guidance on the application of pressure test. हाइड्रो टेस्ट और प्रेशर टेस्ट के बारे में एक विस्तार में वीडियो है, आप जाके उधर जाके चेक करिए। ठीक है। Metallurgy. Metallurgy is a complex science, but a general understanding of the major principle is important to the inspector due to the wide variety of base metal that may be joined by welding during the repair of equipment and the significant impact on the metals resulting from the welding process. The structure of metals and alloys. Solid metals and crystalline in nature and all have a structure in which the atom of each crystal are arranged in a specific geometric pattern. The physical properties of the metallic materials, including strength, ductility, and toughness, can be attributed by the chemical makeup and orderly arrangement of the atoms. ठीक है? Welding metallurgy, physical properties and mechanical properties, you know very well. Welding metallurgy वही होता है, is a concern with melting, solidification, gas metal reaction, and slag metal reaction surface phenomenon and base metal reactions. And in physical properties, the physical properties of base metal, filler metal, and alloy being joined can have an influence on the efficiency and applicability of the welding processes. So similarly, mechanical properties of the filler metal and the base metal complete weld and major importance in the consideration of the design and integrity of the welded structures and components. तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए आपका कमेंट का आंसर दूंगा। और सीरीज को कंटिन्यूअस देखते रहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।